नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती में हाईटेक नकल कांड, इनरवियर में कैमरा माइक, ऑटो से मिल रहा था जवाब। एनएसयूआई की सतर्कता से मुन्नी बहन गैंग का किया पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का सख्त अल्टीमेटम, पुराना किराया नहीं चुकाया तो दुकान होगी सील। हाईटेक नकल पर एनएसयूआई का बड़ा आंदोलन, सीबीआई जांच और प्रदेश भर की परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने उठाई सख्त कार्रवाई की आवाज। और आपसी रंजिश में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, इलाज से पहले ही नाबालिग ने तोड़ा दम। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का ऐसा हाईटेक मॉडल सामने आया है जिसे देखकर मुन्ना भाई एमबीबीएस भी शर्मा जाए। फर्क बस इतना है कि इस बार मुन्ना भाई नहीं बल्कि मुन्नी बहन गैंग सक्रिय थी। छात्रा ने अपने अंतःवस्त्रों में कैमरा और माइक फिट कर रखे थे, जबकि उसकी बहन ऑटो में बैठकर ऑपरेटर बनी हुई थी। बाहर से वॉकी टॉकी के जरिए गूगल बाबा की मदद से सवाल हल कर अंदर बैठे परीक्षार्थी को जवाब भेजे जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। तभी तो एनएसयूआई के पदाधिकारी विकास सिंह और मयंक सिंह गौतम की नजर इस हाईटेक ऑपरेशन पर पड़ गई। परीक्षा खत्म होने तक दोनों ने पूरी नकल स्क्रिप्ट का भांडाफोड़ कर दिया। दरअसल लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता के 113 पदों के लिए व्यापम की परीक्षा बिलासपुर समेत प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। सरकंडा के राम दुलारे बालक उच्चतर माध्यमिक शाला में भी सेंटर बनाया गया था। यहाँ एक छात्रा हाईटेक जुगाड़ के साथ परीक्षा देने आई थी। उसके अंडरगारमेंट्स में माइक्रो कैमरा और माइक टेप से चिपके हुए थे, जिससे बाहर बैठी उसकी बहन लाइव सवाल देख सकती थी। वहीं बाहर ई रिक्शा में बैठी बहन गूगल पर जवाब खोजती और वॉकी टॉकी से अंदर बैठी बहन को फॉर्मूला बताती। लेकिन जैसे ही एनएसयूआई के छात्र नेताओं को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत केंद्र प्रभारियों को सूचना दी और फिर कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। शुक्ला ने कहा कि शिक्षा का स्तर गिरने का यही परिणाम है और सरकार सिर्फ विकास की बातें कर रही है। हम लोग को शक नहीं लगा, एक भाई की ना ट्रेवल्स में गाड़ी चलती है, इन लोग उसको बुकिंग कराने गए तो इन लोग बोले कि भैया गाड़ी की ज़रूरत है, और तो वो देखा कि इनके पास कुछ डिवाइस है और एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे हैं बोले, तो वो सीधा मना कर दिया कि भाई मैं तुमको किराए में नहीं दे सकता हूँ। तो वो जो अपना दोस्त है ना, वो हम लोग को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है तो तुम लोग चेक करो। तो हम लोग स्कूल से पहले आधा घंटा यहाँ निरीक्षण किए कि कौन है क्या कर रहा है, तो उसके बाद जब पता चला ना, उसके बाद हम लोग की कार्रवाई उठाए। उसके अंदर कितने लोग बैठे? एक ही लोग थे उसके अंदर, वो सिर्फ एक लड़की थी जो पूरा हैंडल कर रही थी। वो लैपटॉप रखी थी, एक टैब रखी है। जो लड़की कैमरा लगाई थी अपने कपड़े में, वो कैमरा से उसको क्वेश्चन पेपर दिख रहा था, और वो एक वॉकी टॉकी रखी थी। वो लड़की जो अंदर बैठी थी एग्जाम में, वो पहनी थी छोटा सा मक्खी बोलते हैं, छोटा सा आता है एक एयरबड टाइप का। अच्छा। उसको पहनी थी, तो ये वॉकी टॉकी से उसको पूरा आंसर बता रही थी। पंडित राम दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पीडब्ल्यूडी के सिविल का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें हमारे कुछ साथी विकास सिंह ठाकुर, मयंक, रतन, इन लोगों को कुछ संदेह यहाँ पे हुआ। कुछ लोग गाड़ी में बैठ के कैमरे वैमरे लगा के हॉक टॉक में कुछ कर रहे थे। संदेह के दायरे में इन्होंने अंदर घुसा, और अंदर घुसने के बाद इन्होंने देखा कि ऑनलाइन यहाँ से बताया जा रहा था बाहर से, और वो अंदर में लिख रही थी। उसके बाद पूरा मामला सामने आया, जिसके विकास सिंह ठाकुर के साथियों ने पूरे मीडिया को खबर किया। जिस प्रकार से विकास साय हो रहा है, उसी प्रकार की यहाँ नकल भी साय हो रहा है, और लड़कियाँ जो है वो भी शायद जसपुर की हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की सतर्कता से ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दोनों बहनों अन्नू, सूर्या और अनुराधा, जो जशपुर जिले के कापा की रहने वाली हैं, को मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध ऑटो के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है और व्यापम को भी इसकी पूरी जानकारी भेजी गई है। परीक्षा संचालक ने माना कि सुरक्षा जांच में चूक हुई है। ये घटना न सिर्फ तकनीकी निगरानी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मेहनती छात्रों के हक पर भी ये एक तरह का डाका है। अगर ऐसे ही मुन्नी भाई गैंग ने सरकारी नौकरियों में एंट्री पाली तो विकास का शॉर्टकट तैयार है। आज इसका इंजीनियरिंग का ये इलेक्ट्रिकल और
ये एंडेमिंग के संबंध में आज व्यापम द्वारा एग्जाम संचालित किया जा रहा है और एग्जाम समाप्त होने के पश्चात ये बात आई है कि नकल प्रकरण किसी के द्वारा किया जा रहा है और ये हमारे द्वारा ना तो मतलब जो बैठक कक्ष में भी ये बात नहीं आई है, ये बाहर से आई है। उसके बाद में शायद NSUI वाले शायद इनको पकड़े थे। उसके बाद में जब पुलिस वालों को बुलाए तो पुलिस वाले जब इनको दोनों लड़कियों को लेके आए तो हमने यहाँ फिर जांच किया तो इसकी रिपोर्ट हम पूरी नकल प्रकरण बना के हम व्यापम को भेज रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद ऐसे माइक्रो डिवाइसेस परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच गए? क्या निगरानी एजेंसियां केवल औपचारिकता निभा रही थी? इस हाईटेक नकल कांड ने परीक्षा प्रणाली की पोल खोल दी और ईमानदार छात्रों की मेहनत पर तगड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। आंदोलनकारियों ने बिलासपुर से महानगरों की एयर कनेक्टिविटी की सुविधा की मांग की है। आप सभी को बता दें कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को सुविधा युक्त 4C एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कहा कि रायपुर पर निर्भरता खत्म होनी चाहिए और जल्द ही बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए, जिससे लोगों को हवाई सेवा के लिए रायपुर ना जाना पड़े। बिलासपुर हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट का भी विकास होना चाहिए। गौरतलब है कि हवाई सेवा ठप होने से लोगों को परेशानियां भी होती है। अगर हवाई सेवा दुरुस्त हो जाती है तो देश विदेश जाने में सभी को सुविधाएं होंगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लोगों को विकल्प भी मिल सकेगा। बिलासपुर की जनता की अथक मेहनत से न्यायधानी का दर्जा मिला। न्यायधानी जो होती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित और बहुत बड़े बड़े केस लगते हैं और उसमें बहुत बाहर से वकील आते हैं। हवाई सुविधा यदि नियमित चालू हो जाएगी तो बिलासपुर में जो माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना है, बड़े बड़े शहरों से उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आएंगे और अभी इस सुविधा नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाते हैं, जिसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत अत्यंत आवश्यक सेवाओं में से एक है, वो हो जाए। अदरवाइज अधिवक्ता बहुत लंबी फीस लेते हैं क्योंकि उनको आने जाने में 2 दिन का समय लगता है। तो ये होना चाहिए, ये हम लोग की मांग है और हमारा हर तरह का सहयोग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार बिलासपुर में हवाई सुविधा का विस्तार हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। कुछ प्रशासनिक कार्रवाई है जिस पे कार्य करना है। आज माननीय अमर अग्रवाल जी इस महाधरना में अपनी बात को रखने के लिए आने वाले थे, स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं आया। स्थानीय जनप्रतिनिधि बिलासपुर महानगर किस तरह से विकसित हो और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार जल्द से जल्द हो, इस विषय को लेकर चिंतनशील हैं और हम सब काम कर रहे हैं। शीघ्र ही जो हमारे यहाँ शहर की मांग है कि ये 4C हो जाए, उस पर कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी यह विस्तार होगा। टेक्निकली कुछ समस्या आई थी, अभी सारे टेक्निकल समस्या ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द हम सेना को पैसा वापस करेंगे। चूँकि दोनों उपक्रम सेंट्रल का सरकार हो या स्टेट का सरकार हो, अपनी है, बहुत जल्दी समस्या दूर हो जाएगी और 4C लाइसेंस मिलेगा हमारे छत्तीस बिलासपुर को। 2500 मीटर की जो रनवे है बहुत जल्दी निर्माण होगा। ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर एक ऐसा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सबसे विकसित शहर है, हर संपदा से संपन्न है। उसके बावजूद भी हम हवाई यात्रा से इतने पिछड़े, जबकि केरल छोटा सा स्टेट में 8 एयरपोर्ट है हमारा, लेकिन एक एयरपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केवल रायपुर है, बाकी सब छोटे छोटे डोमेस्टिक। लेकिन हमारी बिलासपुर की वो सुविधाएं ने हमारे स्वास्थ्य के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है, एजुकेशन के लिए पूना जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, और हमारे यहाँ के बेरोजगार भी बड़े बड़े शहरों में जाकर जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं है, कंपनियाँ नहीं है, जिसके कारण हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। बिलासपुर बहुत ही सभ्य और संपदा से भरा हुआ है और यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं कि और मांग करते हैं कि केंद्र में भी हमारा जो है सरकार और राज्य में भी जो सरकार है, दोनों मिलकर अगर सेना के लिए जो 100 करोड़ का जो डिमांड है उसको अगर फुलफिल कर दे तो सेना के लिए भी हमारा ही अंग है इस देश का, तो वो पैसा अगर उन्हें दे दे तो हमारे जो सुरक्षा से की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित नयापारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की लाश डबरी में पड़ी हुई मिली। मृतक की पहचान कैलाश ध्रुव के रूप में हुई है, जो 1 दिन पहले से लापता था। परिजनों ने उसे काफी तलाशा और जब उसका शव डबरी में पड़ा हुआ मिला तो उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है।
सिरगिट्टी थाना अंतर्गत नयापारा में युवक की डबरी में लाश मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का लाश एक दिन पहले शाम से लापता था, जिसकी खोजबीन परिजन खुद कर रहे थे। तलाश के दौरान एक डबरी में उसका लाश मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। शव की हालत और हालात को देखते हुए यह मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। कल रात से अपने घर से लापता था, कैलाश झू करके है, सिरगिट्टी नयापारा का रहने वाला। उस भाई के द्वारा उसके सूचना दिया गया। सूचना देने पे आके यहाँ पे घर के पीछे में डबरी टाइप का जगह है, वहाँ पे सब उसका डूबे स्थिति में मिला है। बाकी उसमें अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है, सभी पहलुओं पे ध्यान रखते हुए। और अभी कितना लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अभी पूछताछ जारी है। यहाँ पे कल कुछ लोगों के साथ में विवाद की बात बता रहे हैं, तो वो पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के साथ 2 दिन पहले कुछ युवकों ने मारपीट की थी और तब से वो परेशान चल रहा था। परिजन इस घटना को उसी झगड़े से जोड़कर देख रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड फिर एक्शन मोड में आ गया है। पुराना किराया नहीं पटाने वालों को अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अल्टीमेटम दिया है। वहीं मंगलवार तक पुराना किराया और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि कंपनी गार्डन के सामने स्थित मस्जिद में वक्फ बोर्ड की कई दुकानें हैं। वर्षों से किराया नहीं पटाने वाले दुकानदारों को पिछले बार डॉक्टर राज द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया। अब वक्फ बोर्ड द्वारा आखिरी अल्टीमेटम मंगलवार तक दिया गया है। अगर मंगलवार तक पुराना किराया नहीं दिया गया और एग्रीमेंट नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास ही जो 40 किराएदार आए थे, उन्होंने वहाँ तय कर दिया था कि हम बाकी 2009 से जो बाकी पैसा है वो 4 किस्तों में देंगे और वर्तमान किराया जो 10,000 है वो तैयार हो गए थे। फिर कुछ लोग नकर गए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के किराएदार है। इसके कारण जो इनका तानाशाह चल रहा है, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी तो समाज के उत्थान के लिए कार्य होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होगा, उसके लिए है। सोमवार तक इनको समय दिया गया है और कलेक्टर के माध्यम से मंगलवार को दुकानें पूरी सील कर दी जाए। वो चूंकि डर भय के कारण है, अपने कमिटमेंट पर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि हम 10,000 रुपये किराया देने को तैयार है, उसके बाद भग गए, एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद जो शासकीय गाइडलाइन है उसके हिसाब से दुकान किराएदार को दी जाएगी। यह आखिरी मंगलवार की दुकानें लगभग सील हो जाएंगी। राज्य शासन के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश अध्यक्ष PR यादव ने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन का पंजीयन कराकर प्रार्थना सभा भवन बिलासपुर में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष की घोषणा की गई। इस दौरान बिलासपुर के PR यादव को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राज्य के शासकीय पेंशनर्स की आर्थिक, सामाजिक एवं चिकित्सा संबंधित समस्याओं का समय सीमा में निराकरण नहीं होने के कारण एक सशक्त संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन का गठन किया गया है। आप सभी को बता दें कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष PR यादव ने बताया कि पेंशनर्स की मांग है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ ही महंगाई भत्ता दिया जाए।
पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का समय सीमा में पेंशन प्रकरण निराकरण हो सके, इसके लिए एसोसिएशन सार्थक प्रयास करेगा। यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठन की घोषणा कर दी है। साथ ही एक परिपत्र जारी कर उल्लेख किया गया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। एनपीएस में पेंशन पाने वाले पेंशनरों को न्यूनतम राशि मिलती है, जिससे परिवार का गुजारा असंभव है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए भी एसोसिएशन संघर्ष करेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन का ये प्रथम प्रांतीय अधिवेशन है। ये संगठन अभी 3 महीना पहले ही जो है वो पंजीयन हुआ है और पूरे प्रदेश के क्लास 1 से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक इस पेंशनर्स एसोसिएशन के पूरे प्रदेश में सदस्य बने हैं। और इसी में आज ये अधिवेशन आमंत्रित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कार्यकारिणी सदस्य का निर्वाचन हुआ। मुझे सर्वसम्मति साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही आज हम प्रदेश के पेंशनरों के मूल समस्याओं को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसके अनुसार मोदी की गारंटी को लागू करते हुए केंद्रीय पेंशनरों के समान राज्य के पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता उसी तारीख से दिया जाए और साथ ही सभी पेंशनरों को जो है वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा हो। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पेंशनरों को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक है। यहाँ बहुत सारे हमारे साथी 11,000 तक पेंशन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको उस योजना में शामिल किया जाए। चिकित्सा की है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो शासन के भी जो विभाजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा राज्य और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ, तो गलत व्याख्या करते हुए हमारे पेंशन को एक दूसरे के सहमति से जो जारी किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। 2006 के पहले तक ये व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह पेंशनरों के जो ज्वलंत मुद्दे और समस्याएं हैं उसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज की इस प्रस्ताव को लेकर मिलने जाएंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। इस पर संवेदनशीलता से शीघ्र निर्णय लिया जाए। प्रांतीय कर्मचारी अधिकारी पेंशनर एसोसिएशन के सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुझे नियुक्त किया गया। आज का यह प्रांतीय अधिवेशन प्रार्थना भवन में आयोजित किया गया और जिसमें हम लोगों ने 8 प्रत्याशियों को हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्विरोध निर्वाचन होने का घोषणा की गई। इसके साथ ही PR यादव जी के नेतृत्व में ये संगठन आगे अपना कार्य करते रहेगा और पेंशनरों के जो अनेक मुद्दे अभी लंबित हैं उन सभी लंबित मुद्दों के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा और निश्चित रूप से इससे पेंशनर साथियों को बहुत लाभ होगा। बहुत सारे लंबित मांगे हैं। पेंशनरों को महंगाई भत्ता तक भी प्राप्त नहीं होता और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक 49 धारा है, जिसके कारण पेंशन के प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आती है। इन सभी सारे मुद्दों को लेकर ही ये एक प्रांतीय एसोसिएशन का संगठन संगठित किया गया और निश्चित रूप से सभी इसमें बड़े हर्ष और उल्लास और उत्साह के साथ सभी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं इसमें और संगठन को अपना मजबूती प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन का आज प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें चुनाव भी संपन्न कराना था। चुनाव अधिकारी के रूप में मुझे यह दायित्व सौंपा गया था। 3 बजे अगर नाम नहीं आने के कारण हम इन पदों की घोषणा निर्वाचित किए हैं और इनमें सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री PR यादव जी, स्वर्गीय कुंजराम यादव जी अज्ञनगर, दूसरा RP सिंह जी, स्वर्गीय श्री ठाकुर श्याम सिंह जी शांतिनगर, उमेश मुदलियार जी सचिव एवं महासचिव, सुभाष चिपड़े जी कोषाध्यक्ष, धर्मलाल दहरिया जी संयुक्त सचिव, CL दुबे जी संयुक्त सचिव, श्रीमती मधुसूद कार्यकारिणी सदस्य और SP करौसिया जी कार्यकारिणी सदस्य, कुल 8 पदों पर मनोनीत किया गया है, उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। और आज के यह कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन की शुरुआत हो रहा है। हमें पूरा आशा एवं विश्वास है कि यह एसोसिएशन हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों के लिए एक अच्छा वट वृक्ष सिद्ध होगा, ये हमारी ऐसे
विश्वास है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन लंबे समय से पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाती रही है। भविष्य में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के नारियल कोठी रोड रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही हैरियर कार ने सड़क पार कर रहे गाय के बछड़े को कुचल दिया, जिससे बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 10 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे की है। इस मामले में टिकरापारा निवासी मोहित यादव की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान मधुबन रोड दयालबंद निवासी जितेंद्र कुशवाहा के रूप में हुई। कार क्रमांक CG10 BP 9908 को जब्त करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर अंतर्गत जो दयालबंद एरिया है, वहाँ पे एक अज्ञात कार के द्वारा बछड़े को कुचल करके उसकी मृत्यु हो गई थी उसमें दुर्घटना में। इसमें हमने तत्काल FIR करके इसमें CCTV खंगाले और गाड़ी की जो काले रंग की कार अज्ञात कार के बारे में बताया गया था प्रार्थी के द्वारा, उसकी पहचान की गई और इसमें नंबर उसमें आ गया गाड़ी का, जिसको हमने दबिश दे करके उसमें गिरफ्तारी की है और गाड़ी को भी जब्ती किया है। एक हैरियर कार थी काले कलर की, उसको हमने जब्ती किया है और उचित कार्रवाई उसमें की गई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का हाईटेक मामला उजागर हुआ है। परीक्षा दे रही युवती को केंद्र के बाहर बैठी उसकी बहन मदद कर रही थी। शक होने पर ऑटो चालक ने परिचित छात्र नेता को इसकी खबर दी, जिसके बाद क्षेत्र के NSUI के छात्र नेता विकास सिंह अपने दोस्त के साथ इस हाईटेक नकल करने वाली लड़कियों को पकड़कर इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन और पुलिस को दे दी गई। सरकंडा पुलिस ने मामले में नकलची युवती और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। आप सभी को बता दें, जानकारी होने पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे अपने साथियों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे और अधिकारियों से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इस विषय में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा और पूरे प्रदेश की परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही CBI जांच की मांग भी की गई है। ऐसी परीक्षाओं में धांधली के द्वारा लोगों को पर्सनल अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस विभाग के मंत्री खुद बिलासपुर जिले से आते हैं। अभी पता चला कि केंद्र अध्यक्ष के पास CM हाउस से फोन आ रहा, तो आखिर हम लोग इसमें ये जांच चाहते हैं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये काम किसी भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। प्रशासन, शासन सबकी मिली भगत से ये हो रहा है, तो CBI जांच की मांग करते हैं। तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को पूरे प्रदेश में निरस्त किया जाए। इधर बिलासपुर में क्रेडिट कार्ड में लोन दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए की बड़ी ऑनलाइन ठगी हो गई। आप सभी को बता दें, कुम्हारापारा निवासी राजेंद्र वर्मा ने क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद उनके पास एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया।
जी हां, कॉल करने वाले ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए लोन स्वीकृत कराने का झांसा दिया और ओटीपी नंबर पूछने की कोशिश की, लेकिन वर्मा ने ओटीपी साझा नहीं किया। इसके बावजूद उनके खाते से 2 बार में 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। जब खाते से इतनी बड़ी रकम कट गई तो उन्होंने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। आप सभी को बता दें, सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि वर्मा की शिकायत पर अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर अंतर्गत प्रार्थी राजेंद्र वर्मा जी के द्वारा बताया गया कि वो उनको एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें उनको ओटीपी मांग हुआ था और उन्होंने ओटीपी उसमें नहीं बताया। फिर भी उनके अलग अलग खातों से कुल 9 लाख रुपए रकम जो है वो आरोपी के खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। इसमें हमने एफआईआर दर्ज करके विवेचना जारी कर दी है और इसमें अग्रिम विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे तत्काल उसमें हम गिरफ्तारी व जो पूरा अमाउंट है उसकी जब्ती की प्रयत्न करेंगे। करीब कितने की ठगी की गई? इसमें कुल 9 लाख रुपए का ठगी किया गया है, ऑनलाइन ठगी। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। परीक्षा केंद्र राम दुलारे दुबे स्कूल में 2 युवतियां हाईटेक डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ी गई। केंद्र में मौजूद एनएसयूआई के छात्र नेताओं विकास सिंह और मयंक सिंह गौतम ने दोनों युवतियों की हरकतों पर संदेह जताया और तत्काल स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। शिकायत पर परीक्षा केंद्र प्रभारी ने दोनों युवतियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और कांग्रेस प्रदेश महिला महामंत्री शिल्पी तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। नीरज पांडे ने भाजपा और पीडब्ल्यूडी विभाग पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा राज में पढ़ाई नहीं बल्कि नकल के हाईटेक गिरोह फल फूल रहे हैं। वहीं शिल्पी तिवारी ने कहा कि ईमानदार छात्रों के भविष्य को ऐसे नकलबाज और उनके राजनीतिक संरक्षक मिलकर बर्बाद कर रहे हैं और पुलिस का रवैया भी संदिग्ध है। एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द कर प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि इस भ्रष्ट व्यवस्था का सच सामने आ सके। व्यापम की परीक्षा थी, पीडब्ल्यूडी के जो एग्जाम था आज राम दुलारे दुबे स्कूल में, तो वहां पर हमारे एनएसयूआई के भाई लोग जो थे, 2 विकास सिंह और मयंक सिंह जो थे, उन लोगों ने चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए लड़कियों को पकड़ा है और 12 बजे से उन लोग पकड़ लिए हैं। लड़कियां भी बाहर की है, अंडमान निकोबार उन लोग बता रहे हैं और उन्होंने उन लड़कियों ने भी खुल के ये बताया कि 40 लोगों का सिंडिकेट है, ये लड़की ने बताया है। तो हम लोग यहाँ पर थाने में आ जाए हैं उनके नाम से एफआईआर कराने के लिए, लेकिन पुलिस के रवैया ढुलमुल दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि 12 बजे से जब लड़कियां हमारे लड़के जब भाई लोग हमारे पकड़ लिए हैं तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। और लगातार पुलिस अधिकारियों के पास भी फोन आ रहे हैं ऊपर से, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके प्रेशर में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करके सच्चाई से, ईमानदारी से एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अपने घर परिवार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ कि हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा, उस राज्य में छत्तीसगढ़ एक तो शांति का प्रतीक, शांति का टापू कहने वाले राज्य में इस टाइप की घटना हो रही है, तो इसके हम घोर निंदा करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और एनएसयूआई वाले हमारे भाई लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं और हमें इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। व्यापम द्वारा पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजन की गई थी, जिसमें बिलासपुर जिले से एक खबर सामने आई। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर और प्रदेश सचिव मयंक सिंह गौतम द्वारा ये बात बताई गई कि एक छात्रा जो बाहर से ऑपरेट करके आधुनिक तरीके से नकल कर रही है, जो एक बहुत गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश में उनसे बात करने के बाद ये खुलासा हुआ है कि 40 से ज्यादा लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम व्यापम जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बाकी जो राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने का प्रतीत हो रहा है। जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं फिलहाल में 100% इसमें पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में साफ साफ दिखता प्रतीत हो रहा है, जिसको प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा लीपापोती भी करने का काम किया जा रहा है। 6 घंटे हो गए, अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई।
हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनके पास लगातार ऊपर से फोन आ रहे हैं, वो फोन को लेकर बाहर जाकर बात कर रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से अभी FIR हो इस मामले में, इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये परीक्षा निरस्त हो तत्काल प्रभाव से, अन्यथा पूरे प्रदेश में NSUI कल से उग्र आंदोलन करना स्टार्ट करेगी। परीक्षा केंद्र है, राम दुलारी स्कूल है जो थाना सरकंडा अंतर्गत आता है। इसमें एक परीक्षार्थी अन्नू सूर्या नामक एक परीक्षार्थी थी जो कि एक अपने अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी बहन, उनकी जो बहन थी वो बाहर बैठी हुई थी सेंटर के और उनको परीक्षा में गाइड कर रही थी। उसी में उनको अभी नकल करते हुए पकड़ा गया है और उसमें उनके विरुद्ध उचित FIR करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मिनी बस्ती में आपसी रंजिश का खौफनाक नतीजा सामने आया है। पुरानी रंजिश में नाबालिग सुनील बांधे पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल सुनील को उसके साथी तत्काल थाना लेकर पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा, लेकिन इलाज से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग सुनील बांधे खाना खाकर घर के बाहर निकला था। उसी वक्त मोहल्ले में दो पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी सोनू ने सुनील को दूसरे पक्ष का साथी समझ लिया और उस पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सुनील के सीने और बाएं हाथ में गहरे घाव आए, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे घायल अवस्था में सिविल लाइन थाना पहुंचाया। अभी क्या हुआ है? अभी नहीं है, बोल दिया। क्या नाम था उनका? सुनील बांधे। आपका क्या नाम? संजू बांधे। और बताऊं कहता मेरा मोहल्ला चलो, मैं बता रहा हूँ पूरा मोहल्ला चलो, मैं बता रहा हूँ। मेरे को कॉल लगाया है मेरा भाई। सर मैं खुद सेम में था, मेरा भाई था वहाँ मैं सेम में था। लड़ाई दूसरे का नहीं हो रहा था, मेरे भाई घर से बाहर निकला है तो जबरदस्ती इसका दोस्त करके मारा गया है। मैं उसके साथ में। सर अस्पताल पहुँचे हैं, क्या कुछ पता चला? मिनी बस्ती में झगड़ा विवाद हुई थी, जिसको MLC के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था सुमित बांधे को। तो अभी हॉस्पिटल जब पहुंचा हूं तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग कि उसकी मृत्यु हो गई है। अभी स्थिति मतलब कैसे सर? मोहल्ले में तनाव स्थिति है? हाँ नहीं, अभी हॉस्पिटल में उनके सभी परिजन हैं। अभी वहाँ पे मौके पर वहाँ भी स्टाफ भेजा जा रहा है। सभी उसके परिजन हॉस्पिटल में है। मृतक सुनील के भाई विजय बांधे ने बताया कि सुनील का किसी झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन रंजिश में उसे निशाना बना दिया गया। विजय के मुताबिक सुनील अस्पताल परिसर में ही जिंदगी की जंग हार गया। सिविल लाइन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तालापारा इलाके में घर कब्जाने की नीयत से एक युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तालापारा निवासी मोहम्मद इशाक पर सोहेल, सरजू और सलमान ने मिलकर चाकू और ब्लेड से जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने पहले निसार से 1.5 लाख रुपए लेकर घर खाली करने की धमकी दी थी। जब इशाक ने मना किया तो तीनों ने मिलकर उस पर पेट और पीठ पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया।
मैं गाड़ी चला के आया हूँ, घर में खाना खाने के लिए गाड़ी को खड़ा किया हूँ और अपने रूम के पास खाना खा के बाहर निकला हूँ। जैसे वैसे ही मेरे को बेमतलब कहा के सोहेल, सरजू और सलमान मेरे को बेमतलब बेफजूल मेरे को मारे हैं। मेरे को बोलने लगे कि तू यहाँ से बस्ती छोड़ के तू चले जा। क्या कारण से बोले कि बस्ती छोड़ के चले जा? इन लोग मेरे घर के पीछे नियत डाल के रखे हुए थे पुराने के नाम से। बेमतलब मेरे को बोले कुछ दिन पहले कि मेरे से 1.5 लाख रुपए ले ले, यहाँ से तू हट जा तालापारा से, नहीं तो तेरे को जान समेत मार के फेंक देंगे। बेमतलब बेफजूल मैं घर से बाहर ही बस टहल रहा था, तो इसलिए मेरे साथ धोखा से आके बेमतलब से पीछे से उसका बाप आया और उसके सामने से उसका लड़का आके मेरे को बेमतलब बेफजूल मारा है। किस चीज से मारे उन्होंने? इन लोग मेरे को चाकू से मारे हैं, उसका बाप मेरे को ऑपरेशन ब्लेड से मारा है मेरे को, और मेरे मुंह में पहले खड़ा लात मार के मेरे को गिराया गया है। उन लोग पहले से इन लोग चाह रहे थे कि ये कब अकेला पड़े, तो वहाँ मेरे दोस्त लोग थे तो उन लोग बीच बचाव किए, तो मैंने जान बचा के वहाँ से भागा हूँ, तो मैं बच पाया हूँ। मेरे को बेमतलब का परेशान किया जा रहा है। इन लोग बेमतलब का वहाँ गोली बेचते हैं और बेमतलब का प्रताड़ित करते लोग को, नशीली का सामान बेचते हैं। सरजू अभी थाने में क्या बोले? थाने में आया हूँ तो मेरे बोले कि तू रिपोर्ट लिखाने, तूने अगर जाएगा तो तेरे को जान समेत मार देंगे, तो अगर तू रिपोर्ट लिखाना अगर तू चाहेगा तो तू जो भी कर ले, तेरे को जान समेत मैं मार दूंगा। अभी पुलिस वाले क्या बोले? थाने में मेरे को आए मुलाजा कराने के लिए भेजा गया। मेरे को वहाँ मुलाजा करा के जैसे आया हूँ, उसके बाद मेरे को पुलिस वाले बोले कि रिपोर्ट लिखाने के नाम से कि आप कौन कौन लड़के मारे, तो मैं अपना बयान दिया। रात्रि में मोहम्मद इसाक ने थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि सरजू, सोहेल और सलमान खान आपसी विवाद को लेकर मारपीट किए तथा उसके पीठ में किसी धारदार वस्तु से चलाए भी हैं, जिसमें उस पर चोट आई थी। डॉक्टरी परीक्षण चोट का कराया गया है, जिसमें साधारण चोट होना लेख किया गया है, जिसमें मारपीट का गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया है, विवेचना में लिया गया है। इसमें से सोहेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीड़ित इशाक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे जानबूझकर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करना चाहते थे। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में बारिश के मौसम में मवेशियों की भीड़ के चलते खतरा बन चुके तारबहार रेलवे अंडरब्रिज को 15 जुलाई से 25 जुलाई तक पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तारबहार अंडरब्रिज के अंदर मवेशियों की भीड़ और जल भराव से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ दिनों के लिए ब्रिज पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद से मवेशियों को पकड़कर दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। ये फैसला नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रेलवे विभाग इस 10 दिन के भीतर अंडरब्रिज में जरूरी मरम्मत कार्य कराएगा। साथ ही काऊ कैचर टीम मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी करेगी। बारिश के कारण ब्रिज में जलभराव की स्थिति बनती है, जिससे मवेशियों और लोगों दोनों को ही खतरा बना रहता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रेलवे और प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है। तारबहार अंडरब्रिज के बंद रहने के दौरान चुचुहिया पारा अंडरब्रिज को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार ये मार्ग आम जनता के लिए खुला रहेगा। हालांकि सिरगिट्टी और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और आवश्यक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। वहीं मवेशी पालकों को भी सतर्क करते हुए कहा गया है कि अपने जानवरों को खुले में ना छोड़े, जिससे स्थिति फिर से ना बिगड़े। रेलवे मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरम्मत और मवेशी हटने के कार्य की निगरानी लगातार की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस काम को समय सीमा में पूरा करें और लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हज्जे बैतुल्लाह की जियारत कर वापस लौट रहे हाजी हज्जनों का स्टेशन और मोहल्लों में जोरदार स्वागत हो रहा है। इस साल हज के सभी अरकान पूरे करने के बाद सभी की सकुशल वापसी हो रही है। हर 1-2 दिन के आड़ में हाजियों का जत्था स्टेशन में उतर रहा है, जिनका आत्मीय स्वागत परिवार और परिचित कर रहे हैं। शनिवार को भी बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों का दल उतरा, जिनका परिजनों ने फूल और मालाओं से स्वागत किया। हाजी अब्दुल जब्बार ने बताया कि वो 1 महीने 4 दिन मक्का और 10 दिन मदीने की जियारत किए हैं। जी हाँ, साथ ही ये भी बताया कि उनका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। हम बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ हज पे गए हुए थे, वहीं उनकी वापसी हो रही है। उसी को हम यहाँ पे देखने आए कि कितने लोग हज में गए थे और हज करके वापस आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने लोग हज करने गए थे उनके पूरे परिवार इस स्टेशन पे अभी उपस्थित है। अभी आइए हम यहाँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये हज पे कब गए थे और इनके आने की क्या क्या व्यवस्था की गई है। अपना नाम बताएंगे? हाँ, हमारा नाम वज़ीर मोहम्मद सिद्दीकी। ये रिजवान जो है हमारे रिलेशन में होते हैं, मतलब हमारे ब्रदर इन लॉ के ब्रदर इन लॉ है वो, है ना। वो उनके मदर फादर और उनका बेटा, ये 4 लोग हज पे गए हुए थे, है ना। इनका 43 डेज़ का स्टे था, जिसमें 10 दिन वो लोग मक्का में रहे। क्यों मक्का में 10 दिन रहे ना? मक्का में 30 डेज़ और मदीना में 10 दिन। और आज उनकी वापसी है, मतलब उन्होंने अपना सफ़र ऑलमोस्ट तय कर लिया और वहाँ भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने सारे जो हज के अरकान होते हैं वो सब उन्होंने पूरी तरह से अदा करके और अब बतौर हाजी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी सिलसिलेवार और एक एज के अंदर, और उनके वालिद माशाल्लाह काफ़ी बुज़ुर्गवार हैं, उनको भी साथ रख के बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। अल्लाह उनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और हम सबको भी उससे सबक मिले। आइए हम जानते हैं यहाँ पे और भी उनके रिलेटिव्स उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो जियारत पे गए हैं, हज पे गए थे, वो आप क्या गए? मेरे नाना नानी, मामा और मामा का बेटा। कब गए थे हज पे? बकरीद के पहले गए थे जी। तो वो हज करने गए, अब आ रहे थे, उनके लिए क्या क्या आप लोग स्पेशल किए होंगे? अब सब आए हैं, हार लेके आए हैं, मिलेंगे सबसे, फिर सबके घर लेके जाएंगे एक एक करके और सब उनसे मिलेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो बस। तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, इनके रिश्तेदारों से, और उनका अनुभव जानते हैं। अभी जो हज पे गए हैं, आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मौसा हैं। तो वो कब गए थे? वो गए थे 26 मई को। बकरीद के पहले गए थे? बकरीद के बाद गए थे, बकरीद के पहले, सॉरी। तो अब वो आ रहे, तो आपने उनके कुछ स्पेशल किया होगा? बहुत कुछ स्पेशल, घर डेकोरेशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम पहले से तैयारियां चल रही थी। तो जैसे कि आपने सुना कि हज करने के लिए बकरीद के पहले गए थे, ये अपने 43 दिन का पूरा सफ़र तय करके सकुशल वापस घर लौट रहे हैं, जिससे कि परिवारों में खुशी का माहौल है। कुछ स्पेशल तैयारियां भी की गई हैं उनके लिए, हार माला भी उपस्थित है, जब वो आएंगे तो उन्हें पहनाया जाएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए अभी और भी देखते रहे, जो हज करके आ रहे हैं हम आपको उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। हज करके सभी लोग अब वापस आ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और हज की इनकी ज़ियारत कैसी रही है और ये सब जानते हैं। अपना नाम बताएंगे? नाम अब्दुल जब्बार। आपका हज पे गए रहे, कैसा रहा आपकी ज़ियारत? हज का ज़ियारत बहुत अच्छा था और खुशनसीबों को ऐसी जगह मिलती है। कितने दिन आपने मक्का की ज़ियारत किया, कितने दिन मदीना? मक्का की ज़ियारत 1 महीने 4 दिन
और 10 दिन मदीने की। आप यहाँ से कब गए थे हज में? यहाँ से 26 मई को गए थे और 10 जुलाई को वापस आए। आप हज करने के लिए गए थे तो आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। आने जाने में अल्लाह कोई के तकलीफ? फजल करम से किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, खाना भी अच्छा था और अल्लाह के फजल करम से दीदार भी अच्छे से हुआ। जैसे कि हमने इनसे बात किया और इन्होंने बताया कि ये हज पे गए थे, इन्हें बहुत अच्छा लगा, इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इन्होंने सबसे बड़ी बात है, सबसे सीनियर था मैं, मेरी उम्र 78 है। इस एज में आदमी का चलना फिरना मुश्किल होता है। मैं आसानी से अपना हज पूरा किया। इनका कहना है कि हज करने गए थे, सबसे सीनियर यही थे और इनकी हज में तबीयत भी बहुत अच्छी रही, इन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जहां इन्होंने बताया कि ये हज करने गए थे वहां वो सबसे सीनियर थे, तो वहीं हम आइए उनसे बात करते हैं जो बहुत ही यंग एज में हज करने के लिए गए हैं। अधिकतर लोग 60 प्लस के बाद ही हज करने जाते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे हैं जो हज करने के लिए गए हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। अपना नाम बताएंगे? मैं अमान अहमद है मेरा नाम। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यंग लोग हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो हज के लिए जा सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल यही कहूँगा कि आप यंग से यंग एज में करके आ जाएं और इंशाअल्लाह आप सभी का हज बिल्कुल कबूल होएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल जाएं, ये एक बहुत मुबारक सफ़र है और ये बिल्कुल करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और इंशाअल्लाह हर किसी का हज कबूल होएगा। आमीन। जैसे हमने बात किया, इन्होंने बताया इनका हज बहुत ही खूबसूरत रहा, इनका सफ़र ही बहुत खूबसूरत रहा। देखते रहे ग्रैंड न्यूज़, देखते रहे ग्रैंड न्यूज़। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इब्तिशाम देशमुख। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।